आप भी मंडलवादी पार्टी से एक हैं, कहीं कांग्रेस का ये स्टैंड आपको तो नहीं असहज कर रहा है? क्योंकि चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में पता नहीं किसकी तरफ जनता जाती है, लेकिन ये प्रश्न है ना कि आपके लिए, क्योंकि जो यादव है वो बिहार जैसे स्टेट्स में ओबीसी में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिहार जैसे स्टेट्स में ओबीसी में आते हैं। जब मैं देख रही हूं रिप्रेजेंटेशन, तो यहां पर देखिए कि एकमुश्त होकर यादव जो है बिहार जैसे राज्य में तो महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं 83%। मतलब आपके लिए ओबीसी का सशक्तिकरण क्या यादवों का सशक्तिकरण बन के रह गया? अंजना जी, एक तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि आज 21वीं सदी में भी हम देश की राजनीति का आकलन और समीक्षा जो है जातियों के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन है तो यथार्थ सबको स्वीकार करना पड़ेगा, देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जब जातियों के आधार पर जब भी चर्चा होती है, जब विश्लेषण होता है, तो मीडिया हमारे साथ थोड़ा अन्याय करता है। जैसे मैं दो बात छोटी छोटी कहना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में, कि आप देखिए कि हमें यादव अगर 83% वोट देता है और मुस्लिम 81% वोट देता है, तो हमें तो MY पार्टी बता दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजपूत 87% वोट देता है और ब्राह्मण 89% वोट देता है, तो उन्हें टीबी पार्टी क्यों नहीं कहा जाता? ठाकुर ब्राह्मण पार्टी, टीबी। जब हमें MY कहते हैं मुस्लिम यादव, तो उन्हें भी ठाकुर ब्राह्मण टीबी पार्टी कहा जाए। दूसरी बात, आपने अपने आंकड़े में बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े जो हैं वो 41% हैं, यही है नहीं? शायद मैं जहां तक इसमें यूपी में 39, बल्कि 39। हाँ। ये आंकड़ा मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं, बिल्कुल गलत आंकड़ा है, बिल्कुल आसपास भी नहीं है। इसलिए हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी सही आंकड़े नहीं आएंगे। इसी तरह का झूठ परोसा जाता रहेगा, लोगों की हिम्मत तोड़ी जाती रहेगी। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। मैं शहजाद पूनावाला जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस मंडल का भी विरोध कर रही थी, कांग्रेस पिछड़ों की भी विरोधी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे भी आगे बढ़ के थी। लेकिन आज जो आपने अंजना जी कहा कि आपको दिक्कत तो नहीं है, हमें दिक्कत नहीं, हमें खुशी है कि आज कांग्रेस सही मुद्दे को समझ रही है, जाति जनगणना के भी समर्थन में है, महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे के भी समर्थन में है, और ओबीसी के साथ जो अन्याय, देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस जाति से आता है, महत्वपूर्ण यह है माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं फर्जी, कुछ कहते हैं असली ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के लिए काम तो नहीं कर रहे। ओबीसी के लिए काम किया वीपी सिंह जी ने, अर्जुन सिंह जी ने, दोनों राजपूत जाति से आते थे, दोनों सामान्य जाति से आते थे। हम तो उन्हें पिछड़ों का हितैषी मानते हैं। वीपी सिंह जी ने मंडल लागू किया, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में आरक्षण दिया। माननीय मोदी जी के शासन में जितना अन्याय पिछड़ों के साथ हो रहा है, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत मेरे पास दर्जनों उदाहरण है। अभी इस समय दिल्ली पुलिस की भर्ती खुली हुई है, विज्ञापन में 7600 कांस्टेबल की भर्ती है। 7600 कांस्टेबल में ओबीसी का 27% कोटा है, ओबीसी को दी गई है 429 सीट। और ये जो ये है अपना ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा है, उन्हें दी गई है 610 सीट। ये अन्याय नहीं है क्या? इतना 610 नहीं, सॉरी 810 उधर 10% से भी ज्यादा और हमें 27% से भी कम। ये अन्याय हर भर्ती में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, प्रधानमंत्री सचिवालय में एक भी सचिव, एक भी संयुक्त सचिव ओबीसी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का आप देख लें, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 5% पिछड़े वर्ग के डीएम एसएसपी मिलेंगे आपको। सारे डीएम एसएसपी एक ही जाति के बना रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखे, और आपके आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में 14 में भी 19 में बना रखे हैं डीएमएसपी। अब मुझसे आपके वो फिर जातिवाद जैसा लगने लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। राजपूत तो सारे ज्यादातर, तो सारे यूपी में ज्यादातर आधे। और मैं एक और बता, मतलब योगी जी पे आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है? मैं इतने योगी जी तो इतने जातिवादी हैं, घोर जातिवादी हैं। वह तो संत बताते हैं अपने आप को, वो तो मीडिया के सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि मुझे गर्व है कि मैं राजपूत जाति में पैदा हुआ हूं। एक संत अगर ये भाषा बोलता। आखिरी बात, आपने जो आंकड़े दिखाए वो ये भी सिद्ध करते हैं कि 14 और 19 में ओबीसी का वोट भारी मात्रा में बीजेपी को मिला। लेकिन मैं अंजना जी ये भी बता देना चाहता हूं कि अब ओबीसी सच्चाई को समझ गया है। इस बार पीडीए ही बीजेपी को हराएगा, पीडीए ही बीजेपी को और एनडीए को सत्ता से बाहर करेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीनों मिलकर ये एक साथ हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। आज की तारीख में हमारा स्टैंड तो मैंने आपको बता दिया। टीएमसी तो अपोज कर रही है और ये लोग उनके साथ गठबंधन में और हमें सिखा रहे हैं। बताइए क्या गजब है। अच्छा, तीसरी बात, इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात की, पूरा सुन लीजिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी या जो सेक्रेटरी बनते हैं आज सरकार में, उनका कट ऑफ है 1992
या उससे पहले के जो सेक्रेटरी 30 साल आप सर्व करते हो तब आप सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचते हो। ये व्यवस्था जो आई है भारत सरकार ने 95-96 से आई है। उससे पहले कैटेगराइजेशन नहीं था। 2004 to 14 में कितने सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी थे ओबीसी, जरा एक बार बता दीजिए। और मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़िए, ये क्या कहते हैं कि एक आदमी चलाता है ना सरकार, ये तो कहते हैं ना मोदी जी चलाते सरकार, बाकी किसी की कोई पैठ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी ओबीसी है। आप अपने गठबंधन, एक सेकंड प्लीज पूरा हो जाने दीजिए। आप अपने गठबंधन का मैं यहां पर अंजना जी के इतने बड़े शो में ऐलान कर रहा हूं, हमारा प्रधानमंत्री अगला वाला, और देश तो उन्हीं को चुन रही है, ओबीसी है। इंडी गठबंधन एक बार तो अनाउंस करे कौन है भाई। देश के सारे संसाधनों पर प्रधानमंत्री चलाते हैं ना। हम तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, बताइए ना एक बार अगर आपने ठीक है, रुक जाइए, मैं जवाब लूंगी भाटी जी। संजय जी, आपने सबकी बातें सुनी है, लेकिन मैं प्रश्न आपके लिए बिल्कुल अलग फ्रेम करना चाहती हूँ। क्या जातिवाद सही प्लैंक है सियासी रूप से अगर इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को, एनडीए को हराना है? फिर से, क्या जातिवाद सही प्लैंक है? मतलब पॉलिटिकल तरीके से, हम नैतिकता और नैतिकता पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नैतिकता तो कौन कहां पर किस पर टिकता है उस पर तो बहुत लंबी लड़ाई और बहस हो जाएगी। क्या सही प्लैंक है ये 24 के लिए अगर इंडिया इसको चुनता है गठबंधन? तो अंजना जी, जब तक महिला रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ था और जब वो पेश हुआ तो उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने कोटा विद इन कोटा की डिमांड की और उन्होंने कहा कि महिलाओं में भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए था। जब तक वो बिल पेश नहीं हुआ था और उसके पहले तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात के लिए बात कर रही थी कि भाई कम से कम जातिगत जनगणना हो, उस वक्त तक मुझे लगता था कि ये जो कह रहा हूं कि बिल्कुल फिजूल की बात है, क्योंकि इस पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ज्यों ही महिला रिजर्वेशन बिल पेश हुआ और जब विपक्षी पार्टियों ने इसकी डिमांड की कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो, और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी तमाम आंकड़ों के सहारे ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने कैसे ओबीसी के लिए काम किया है देश में, और वो तमाम आंकड़े पेश कर रहे हैं। इतने एमपी हैं हमारे, इतने एमएलए हैं, इतने केंद्रीय मंत्री हैं, और अब ये बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में ये बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा, सामाजिक न्याय का विषय केंद्र बिंदु बनेगा, ओबीसी के इर्द गिर्द मोबिलाइजेशन होगा। और आपने देखा, अब आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन यह है कि 45-50% ओबीसी तो है ही है, और उनका झुकाव आपने देखा कि बीजेपी की तरफ कितना क्यों हुआ? अगला सवाल यही है, एक छोटा सा जवाब आपसे। 2019 में 44% ओबीसी वोट क्यों चला गया बीजेपी की तरफ? क्यों कांग्रेस 23 से पहुंच गई 15 पर और क्षेत्रीय दल 43-45 से 27 पर पहुंच गए? क्यों हुआ ये? मुझे लगता है इसका सीधा सीधा जवाब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, जो अभी तक लागू नहीं हुई है, या जिसको जो लागू का मतलब जो हमारे सामने नहीं आई है, वो इसी ओर इशारा करता है। जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला है, हाँ। उसका बड़ा फायदा ओबीसी समुदाय में तमाम जातियां हैं, तो हर राज्य में, चाहे आप बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, उसका बड़ा फायदा ओबीसी के जो हम कहते हैं अपर ओबीसी है, उन्होंने उसका फायदा उठाया। और जो लोअर ओबीसी हैं, चाहे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, तो जितना रिजर्वेशन का फायदा वो उनको मिला, बीजेपी ने इसको बखूबी समझा और बीजेपी ने अपनी पूरी पैठ बनाई कि हम लोअर ओबीसी से बातचीत संपर्क साधेंगे। उन्होंने उसको अपने पार्टी में प्रतिनिधित्व दिया और तमाम संकेत दिए कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन का पूरा फायदा अपर ओबीसी ले रहे हैं, और वो अपर ओबीसी कास्ट जो है वो अलग अलग राज्यों में किसी एक खास पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़े। एक वजह यह भी थी कि अब बीजेपी को यह समझ में आ गया, या बीजेपी के वोटर्स को, बीजेपी को, कि जो हमारे साथ अपर कास्ट है वो तो चिपका ही रहेगा। अब हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अन्य पार्टियों को अपने साथ जोड़े, तो जो अपर कास्ट है वो हमसे नहीं छिटकेगा। ये उन्होंने क्या इसकी वजह से भी वो ये कदम उठा पाए? बिल्कुल, मुझे लगता है जिस बात की पहले जिक्र होती थी कि बीजेपी किसकी पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, अपर क्लास शहरी वर्ग की पार्टी है। अगर बीजेपी यहां पे टिकी रहती तो बीजेपी के पास तकरीबन वही 28, 29, 30% वोट होता। बीजेपी को पता था कि अगर आपको बड़ी जीत हासिल करनी है, हाँ। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और उनका ये कंफर्ट जोन था। ये वोट बैंक जो उनका, उसके खिसक के जाने की गुंजाइश बहुत कम थी। तो बहुत केयरफुली, इसको कहते हैं क्लेवर पॉलिटिक्स, और उन्होंने अपनी पैठ बनानी शुरू की। उन्होंने अपनी पैठ ओबीसी वोटरों में बनाया, हाँ। दलितों में बनाया और आदिवासी वोटरों में बनाया, और इसका परिणाम 2019 के चुनाव में देखने को मिला। 37% वोट और 303 सीटें।